रात के सन्नाटे में जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो असंख्य सितारे हमें घेर लेते हैं। तभी मन में एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या यह पूरा ब्रह्मांड सिर्फ हमारे लिए बना है या कहीं और भी कोई हमें देख रहा है? क्या हम सच में अकेले हैं या यह अकेलापन सिर्फ हमारा भ्रम है? एलियंस का विचार इंसान की जिज्ञासा से जन्म लेता है। ऐसे जीव जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूर ग्रह या अज्ञात दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। लेकिन वे कैसे दिखते होंगे? क्या वे हमारी तरह सोचते होंगे या उनकी सोच हमारी कल्पना से भी परे होगी? क्या वे हमसे पहले इस ब्रह्मांड को समझ चुके होंगे? कई बार आसमान में दिखने वाली अजीब रोशनियां, रहस्यमयी उड़न वस्तुएं और अचानक गायब हो जाने वाली चीजें मन को और बेचैन कर देती हैं। ये घटनाएं क्या संकेत देती हैं या सिर्फ संयोग हैं? क्या ये किसी संदेश की शुरुआत हैं या चेतावनी? वैज्ञानिक दूरदराज के ग्रहों की ओर टेलीस्कोप लगाकर झांकते हैं, लेकिन हर नई खोज के साथ सवाल और गहरे हो जाते हैं। जिन ग्रहों पर पानी होने की संभावना है, वहां क्या कुछ और भी छिपा हो सकता है? अगर जीवन वहां पनपा होगा, तो वह कब शुरू हुआ होगा? एलियंस की कल्पना हमें डराती भी है और आकर्षित भी। क्या वे दोस्त होंगे या अनजान पर्यवेक्षक? क्या वे कभी सामने आएंगे या हमेशा परछाइयों में ही रहेंगे? ब्रह्मांड मौन है, लेकिन क्या यह मौन किसी रहस्य को छिपाए हुए है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अध्याय 1, एलियंस, एक अनकहा अनदेखा रहस्य। रात जब गहरी हो जाती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब आसमान में चमकते अनगिनत सितारे इंसान को अपनी ओर खींचते हैं। यह वही क्षण होता है जब मन रोजमर्रा की सीमाओं से बाहर निकलकर अनजाने सवालों में भटकने लगता है। क्या यह विशाल आकाश केवल एक खूबसूरत दृश्य है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं? क्या यह ब्रह्मांड सच में इतना खाली है जितना दिखाई देता है, या इस खामोशी के पीछे कोई मौजूदगी छुपी हुई है? एलियंस का विचार इसी जिज्ञासा से जन्म लेता है। ऐसे जीव जिनका अस्तित्व पृथ्वी से परे कहीं और हो सकता है। यह सोच अपने आप में रोमांचक भी है और असहज भी। अगर कहीं और जीवन है तो वह कैसा होगा? क्या वह जीवन हमारी तरह सांस लेता होगा, सोचता होगा, महसूस करता होगा, या फिर उसकी प्रकृति इतनी अलग होगी कि हम उसकी कल्पना भी न कर सकें? यह प्रश्न मन में आते ही एक अजीब सा खालीपन पैदा करते हैं, मानो हम किसी अधूरी जानकारी के किनारे खड़े हों। जब हम ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचते हैं, तो पृथ्वी एक छोटे से कण की तरह प्रतीत होती है। अरबों आकाशगंगाएं, हर आकाशगंगा में अरबों तारे और हर तारे के चारों ओर घूमते अनगिनत ग्रह, यह सब देखकर मन ठहर सा जाता है। इतनी विशाल रचना क्या सिर्फ एक ही ग्रह पर जीवन के लिए बनी होगी, या फिर यह विशालता किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करती है? शायद इस विस्तार का असली अर्थ अभी हमारी समझ से बहुत दूर है। कभी कभी आसमान में दिखने वाली अजीब रोशनियां, अचानक प्रकट होकर गायब हो जाने वाली चमक या अनजान आकृतियां मन में हलचल मचा देती हैं। ये घटनाएं सवाल बनकर उभरती हैं, लेकिन जवाब बनकर कभी सामने नहीं आती। कुछ लोग इन्हें साधारण घटनाएं मानते हैं, तो कुछ इन्हें किसी अनदेखी उपस्थिति का संकेत समझते हैं। सच क्या है यह स्पष्ट नहीं होता, लेकिन इन घटनाओं की रहस्यमय प्रकृति जिज्ञासा को और गहरा कर देती है। एलियंस की कल्पना केवल आधुनिक सोच का परिणाम नहीं है। सदियों से इंसान ने आकाश की ओर देखकर यह सोचा है कि क्या वह अकेला है। प्राचीन कथाओं, चित्रों और कहानियों में भी आकाश से आने वाले रहस्यमय प्राणियों का जिक्र मिलता है। क्या ये केवल प्रतीक थे या किसी भूली बिसरी याद के अंश?
यह सवाल आज भी उतने ही रहस्यमय हैं, जितने पहले थे। जब वैज्ञानिक दूरबीनों से दूरदराज के ग्रहों को देखते हैं, तो हर नई झलक के साथ अनगिनत नए प्रश्न जन्म लेते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां परिस्थितियां अलग हैं, कुछ बिल्कुल अनजानी। इन ग्रहों की तस्वीरें और आंकड़े देखने के बाद मन में यह विचार उठता है कि वहां क्या चल रहा होगा। क्या वहां भी किसी ने कभी आसमान की ओर देखकर यही सोचा होगा कि वह अकेला है या नहीं? यह विचार इंसान को अपने ही सवालों के सामने खड़ा कर देता है। एलियंस की कल्पना डर और आकर्षण दोनों को साथ लेकर चलती है। डर इस बात का कि अनजान हमेशा असहज होता है, और आकर्षण इस बात का कि अनजान में ही सबसे बड़े रहस्य छिपे होते हैं। यह सोच कि कहीं कोई हमें देख रहा हो, हमें समझने की कोशिश कर रहा हो, या सिर्फ दूर से निरीक्षण कर रहा हो, मन को बेचैन भी करती है और उत्सुक भी। यह अध्याय किसी निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता। यहाँ कोई उत्तर नहीं, केवल प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न जो मन में गूंजते रहते हैं और हर बार आसमान देखने पर और गहरे हो जाते हैं। एलियंस का रहस्य शायद बाहर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारे भीतर उठने वाली उस जिज्ञासा में छिपा है, जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में अकेले हैं, या यह ब्रह्मांड किसी अनकही कहानी को अब भी संभाले हुए है। अध्याय 2। एलियंस की खोज कौन कर रहा है? जब एलियंस की बात होती है तो अक्सर ऐसा लगता है कि यह केवल फिल्मों या कल्पनाओं तक सीमित विषय है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और संगठित है। एलियंस की खोज किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं की जा रही, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें वैज्ञानिक, अंतरिक्ष एजेंसियां, शोध संस्थान और यहाँ तक कि आम लोग भी किसी न किसी रूप में शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिकों की। खगोल वैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन किन परिस्थितियों में जन्म ले सकता है। वे यह नहीं पूछते कि एलियंस कैसे दिखते होंगे, बल्कि यह सोचते हैं कि जीवन के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। पानी, ऊर्जा, उपयुक्त तापमान और रासायनिक तत्व, इन्हीं संकेतों के आधार पर वे पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावना तलाशते हैं। उनके लिए एलियंस कोई कहानी नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रश्न है। इसके बाद आती है नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसी। नासा का ध्यान केवल रॉकेट भेजने या तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं है। इसके मिशन मंगल ग्रह, बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं और दूर स्थित ग्रहों के वातावरण का अध्ययन करते हैं। जब नासा मंगल की मिट्टी या वहां के वातावरण का विश्लेषण करता है, तो उसका उद्देश्य किसी प्राणी को ढूंढना नहीं, बल्कि यह समझना होता है कि वहां कभी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां थीं या नहीं। हर डेटा एक सवाल बनकर सामने आता है, और हर मिशन उस सवाल को थोड़ा और गहरा कर देता है। सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, इस खोज का एक अलग और रोचक पहलू है। सेटी का काम किसी यान को भेजना नहीं, बल्कि आकाश को सुनना है। विशाल रेडियो टेलीस्कोप्स के जरिए यह संस्था अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नलों का अध्ययन करती है। विचार यह है कि अगर कहीं कोई उन्नत सभ्यता मौजूद होगी, तो वह किसी न किसी रूप में संकेत भेज सकती है। लेकिन यहाँ भी बात पुष्टि की नहीं, बल्कि संभावना की होती है। हर असामान्य सिग्नल उम्मीद जगाता है, और हर सामान्य स्पष्टीकरण उस उम्मीद को फिर अधूरा छोड़ देता है। ईएसए और इसरो भी इस वैश्विक खोज का हिस्सा हैं। ये एजेंसियां अलग अलग मिशनों के जरिए चंद्रमा, मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करती हैं। इसरो के मंगल मिशन ने यह दिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद गहन शोध संभव है। इन एजेंसियों का उद्देश्य सीधे एलियंस को ढूंढना नहीं होता,
बल्कि यह समझना होता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां कहां-कहां बन सकती हैं। निजी अंतरिक्ष एजेंसियां और तकनीकी कंपनियां भी अब इस क्षेत्र में कदम रख रही हैं। वे नए टेलीस्कोप, उन्नत सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अंतरिक्ष डेटा का विश्लेषण कर रही हैं। इन प्रयासों से खोज की गति तेज नहीं होती, लेकिन उसका दायरा जरूर बढ़ जाता है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन खोज रहा है, बल्कि यह भी है कि कितने अलग तरीकों से खोजा जा रहा है। इन सब के बीच आम लोग भी इस खोज का एक अनदेखा हिस्सा हैं। कोई शौकिया खगोलविद अपने छोटे टेलीस्कोप से आसमान देखता है, कोई रात में तारों की तस्वीरें खींचता है, कोई अजीब रोशनी देखकर सवाल करता है। ये लोग किसी वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उनकी जिज्ञासा इस विषय को जीवित रखती है। असल में एलियंस की खोज एक संस्थागत परियोजना से कहीं ज्यादा है। यह इंसान की उस आदत का विस्तार है जिसमें वह अपने आसपास की सीमाओं से बाहर झांकना चाहता है। जो भी यह मानने से इनकार करता है कि यही सब कुछ है, वही इस खोज का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जब पूछा जाता है कि एलियंस की खोज कौन कर रहा है, तो जवाब किसी एक नाम या संस्था में नहीं सिमटता। यह खोज वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं से लेकर आम इंसान की कल्पना तक फैली हुई है, और शायद यही वजह है कि यह खोज आज भी जारी है, बिना किसी अंतिम उत्तर के। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है, दृश्य ब्रह्मांड क्या होता है और क्या ब्रह्मांड अनंत है, तो हमारे चैनल पर मौजूद ये वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो में हमने बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, कॉस्मिक वेव और मानव के स्थान तक ब्रह्मांड के आकार को सरल भाषा में समझाया है। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 3, एलियंस कहाँ हो सकते हैं? संभावित स्थानों की वैज्ञानिक व्याख्या। जब यह सवाल उठता है कि एलियंस कहाँ हो सकते हैं, तो इसका उत्तर कल्पना से नहीं, बल्कि विज्ञान से जुड़ा होता है। वैज्ञानिक सीधे यह नहीं पूछते कि एलियंस कहाँ रहते हैं, बल्कि यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन किन परिस्थितियों में संभव हो सकता है। इसी आधार पर कुछ ग्रहों, चंद्रमाओं और दूर स्थित दुनिया को संभावित स्थान माना जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वैज्ञानिक जीवन के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हैं, जैसे पानी की उपस्थिति, ऊर्जा का स्रोत, स्थिर वातावरण और उपयुक्त तापमान। जहाँ-जहाँ इन परिस्थितियों की संभावना दिखती है, वहाँ एलियंस या किसी भी प्रकार के जीवन की संभावना मानी जाती है। मंगल ग्रह जीवन की पुरानी संभावनाएं। मंगल ग्रह को लंबे समय से जीवन की खोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि वैज्ञानिकों को वहां पानी के पुराने संकेत मिले हैं। मंगल की सतह पर सूखी नदी घाटियां, झीलों के अवशेष और कुछ ऐसे खनिज पाए गए हैं जो केवल पानी की मौजूदगी में बनते हैं। यह संकेत देते हैं कि बहुत पहले मंगल पर पानी बहता था। जहां पानी होता है, वहां जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आज मंगल ठंडा और शुष्क है, लेकिन वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां कभी सूक्ष्म जीवन रहा होगा। इसी वजह से मंगल पर रोवर भेजे जाते हैं जो मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करते हैं। यूरोपा बर्फ के नीचे छिपा महासागर। यूरोपा बृहस्पति का एक प्रमुख चंद्रमा है और इसे एलियंस की खोज के लिए बेहद रोचक माना जाता है। इसकी सतह पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक विशाल तरल महासागर मौजूद हो सकता है। इस महासागर के नीचे ऊर्जा का स्रोत भी हो सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। पृथ्वी पर भी समुद्र की गहराइयों में बिना सूर्य के प्रकाश के
जीवन मौजूद है। इसी तुलना के आधार पर वैज्ञानिक सोचते हैं कि यूरोपा के महासागर में भी किसी प्रकार का जीवन हो सकता है। यह जीवन कैसा होगा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभावना को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। एन्सेलडस बर्फीला लेकिन सक्रिय चंद्रमा। एन्सेलडस शनि का एक छोटा सा चंद्रमा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस चंद्रमा की सतह से पानी और बर्फ के फव्वारे अंतरिक्ष में निकलते हुए देखे गए हैं। ये फव्वारे इस बात का संकेत देते हैं कि एन्सेलडस के अंदर भी तरल पानी मौजूद हो सकता है। इसके अलावा इन फव्वारों में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व पाए गए हैं जो जीवन से जुड़े माने जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ जीवन अवश्य मौजूद है, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि वहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। एक्सोप्लैनेट्स सौरमंडल से बाहर की दुनिया। एक्सोप्लैनेट्स वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल से बाहर दूसरे तारों के चारों ओर घूमते हैं। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है। इनमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपने तारे से इतनी दूरी पर हैं कि वहां उपयुक्त तापमान हो सकता है। इस क्षेत्र को वैज्ञानिक हैबिटेबल जोन कहते हैं, जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। अगर किसी एक्सोप्लैनेट पर पानी, स्थिर वातावरण और ऊर्जा का स्रोत मौजूद है, तो वहां जीवन की संभावना मानी जाती है। हालांकि ये ग्रह बहुत दूर हैं, फिर भी उनके वायुमंडल का अध्ययन करके वैज्ञानिक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा संभावनाओं का विशाल क्षेत्र। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे और उनके चारों ओर घूमते अरबों ग्रह मौजूद हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में ग्रह होते हैं, तो यह मानना कठिन हो जाता है कि जीवन केवल एक ही ग्रह तक सीमित हो। वैज्ञानिक इसी सांख्यिकीय आधार पर कहते हैं कि कहीं न कहीं जीवन की संभावना जरूर हो सकती है। हालांकि यह संभावना अभी अनुमान के स्तर पर है, लेकिन यह खोज को आगे बढ़ाने का एक मजबूत कारण देती है। दूरी और सीमाएं। इन सभी संभावित स्थानों के बावजूद एलियंस की खोज बेहद कठिन है। अधिकतर ग्रह और चंद्रमा बहुत दूर हैं। वहां तक पहुंचना, नमूने लाना और उनका विश्लेषण करना समय और तकनीक दोनों की बड़ी चुनौती है। इसी कारण वैज्ञानिक सीधे एलियंस को ढूंढने के बजाय उन परिस्थितियों की खोज करते हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। अध्याय 4। एलियंस और यूएफओ, सच, भ्रम और बीच का अनजाना सच। जब भी एलियंस की चर्चा होती है तो एक शब्द अपने आप सामने आ जाता है, यूएफओ। यह शब्द इतना प्रचलित हो चुका है कि कई बार लोग एलियंस और यूएफओ को एक ही मान लेते हैं। लेकिन क्या सच में दोनों एक ही हैं? या फिर इनके बीच की सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल और धुंधली है? यह अध्याय इसी उलझन को समझने की कोशिश करता है, बिना किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे। यूएफओ का पूरा नाम है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी उड़ने वाली वस्तु जिसे देखकर तुरंत यह समझ में न आए कि वह क्या है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह एलियन यान ही है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि उस समय, उस स्थान पर उसे पहचानना संभव नहीं हो पाया। फिर भी जैसे ही कोई अनजान वस्तु आसमान में दिखती है, मानव मन उसे एलियंस से जोड़ने लगता है। शायद इसलिए क्योंकि अनजान चीजों को हम अक्सर सबसे रहस्यमय कल्पना से जोड़ देते हैं। इतिहास में यूएफओ से जुड़ी घटनाएं अचानक नहीं आईं। जब इंसान ने आसमान को गौर से देखना शुरू किया, तभी से उसने वहां कुछ अलग दिखाई देने की बातें भी शुरू कर दी। खासकर 20वीं सदी में, जब हवाई जहाज, रडार और अंतरिक्ष तकनीक विकसित हुई, तब यूएफओ की रिपोर्ट्स तेजी से बढ़ी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने तेज गति से उड़ती हुई अजीब आकार की वस्तुएं देखीं,
जो अचानक दिशा बदल लेती थीं या पल भर में गायब हो जाती थीं। ये विवरण सामान्य हवाई तकनीक से मेल नहीं खाते थे और यहीं से रहस्य गहराने लगा। समय के साथ कई यूएफओ घटनाओं की जांच की गई। जांच के बाद पता चला कि उनमें से बड़ी संख्या में घटनाएं वास्तव में सैन्य परीक्षणों से जुड़ी थीं। कई देशों ने गुप्त रूप से नए विमान और उड़ने वाले उपकरणों का परीक्षण किया, जिनकी जानकारी आम जनता को नहीं थी। जब लोगों ने इन्हें आसमान में देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या हैं। नतीजा यूएफओ की रिपोर्ट। कुछ मामलों में यूएफओ दरअसल ड्रोन निकले। आधुनिक ड्रोन तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि वे दूर से देखने पर बिल्कुल अजीब और असामान्य लग सकते हैं। रात के समय उनकी रोशनी, गति और आवाज कई बार भ्रम पैदा कर देती है। इसी तरह कई प्राकृतिक घटनाएं भी यूएफओ समझ ली जाती हैं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे उल्काएं, उल्का वर्षा, बिजली की चमक, बादलों का विशेष आकार या वायुमंडलीय प्रकाश, ये सभी देखने में असामान्य हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इन घटनाओं से परिचित नहीं होता तो वह उन्हें किसी अनजानी शक्ति से जोड़ सकता है। बाद में वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि वह घटना पूरी तरह प्राकृतिक थी। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब कुछ यूएफओ घटनाएं इन सामान्य स्पष्टीकरणों में फिट नहीं बैठती। ये घटनाएं कम संख्या में हैं, लेकिन इन्हीं के कारण यूएफओ का विषय आज भी जीवित है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इन वस्तुओं की गति, दिशा परिवर्तन और उड़ान क्षमता वर्तमान मानव तकनीक से मेल नहीं खाती। इन दावों की न तो पूरी पुष्टि हो पाई, न ही पूरी तरह खंडन। यही अधूरापन इस विषय को और रहस्यमय बनाता है। सवाल यह नहीं कि वे एलियन यान थे या नहीं, बल्कि यह है कि अगर वे ज्ञात तकनीक नहीं थे तो वे क्या थे। यहीं पर एलियंस और यूएफओ का संबंध और उलझ जाता है। हर यूएफओ एलियन नहीं होता, लेकिन लगभग हर एलियन कहानी में यूएफओ का जिक्र जरूर होता है। यह एक तरह का सांस्कृतिक संबंध बन चुका है। फिल्मों, किताबों और मीडिया ने इस संबंध को और मजबूत कर दिया है। जब बार बार एक ही तरह की छवियां और कहानियां दिखाई जाती हैं, तो वे सामूहिक सोच का हिस्सा बन जाती हैं। इस पूरे विषय में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूएफओ को लेकर निश्चितता कहीं नहीं है। कुछ घटनाएं स्पष्ट हो जाती हैं, कुछ धुंधली रह जाती हैं। कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि यूएफओ न तो पूरी तरह सच साबित हो पाते हैं, न पूरी तरह भ्रम। यह अध्याय किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता। यह सिर्फ यह दिखाता है कि एलियंस और यूएफओ का रिश्ता सीधा नहीं, बल्कि कई परतों वाला है। जहां एक ओर विज्ञान और तर्क हैं, वहीं दूसरी ओर अनुभव, कल्पना और अनजाना भय। और शायद यही अनिश्चितता इस विषय को इतना आकर्षक बनाती है, क्योंकि जब तक सब कुछ साफ नहीं होता, तब तक सवाल जिंदा रहते हैं। अध्याय 5 कब शुरू हुई एलियंस की चर्चा, समय के साथ बदलता रहस्य। एलियंस की चर्चा कोई आधुनिक विचार नहीं है, न ही यह केवल विज्ञान कथा फिल्मों की देन है। अगर इतिहास के पन्नों को ध्यान से पलटा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि आकाश से आने वाले अनजान अस्तित्व के बारे में इंसान बहुत लंबे समय से सोचता आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि समय के साथ इस सोच का स्वरूप बदलता गया। कभी यह कल्पना का विषय था, तो कभी डर और कौतूहल का, और आज यह वैज्ञानिक जिज्ञासा का रूप ले चुका है। प्राचीन काल। प्राचीन चित्रों और शिलालेखों में भी कभी कभी ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं, जो सामान्य मानवीय या पशु आकृतियों से अलग प्रतीत होती हैं। सवाल यह नहीं कि वे वास्तव में क्या थीं, बल्कि यह है कि उस समय का इंसान आकाश को लेकर इतना जिज्ञासु क्यों था। शायद तब भी लोग ऊपर देखकर यही सोचते थे कि क्या वे इस विशाल संसार में अकेले हैं।
मध्यकाल, कल्पना और रहस्य का विस्तार। मध्यकाल में एलियंस जैसी सीधी अवधारणा तो नहीं थी, लेकिन आकाशीय घटनाओं को लेकर रहस्य और भय दोनों मौजूद थे। धूमकेतु, ग्रहण और उल्काओं को अक्सर किसी बड़े संकेत या परिवर्तन का प्रतीक माना जाता था। लोग मानते थे कि आकाश में होने वाली असामान्य घटनाएं पृथ्वी पर किसी अनहोनी का संदेश लेकर आती हैं। इस दौर में आकाश से जुड़ी हर अजीब घटना को धार्मिक या अलौकिक दृष्टि से देखा जाता था। विज्ञान का विकास सीमित था, इसलिए सवालों के उत्तर तर्क से नहीं बल्कि विश्वास से दिए जाते थे। फिर भी यह जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई, वह बस नए रूप में ढलती रही। 20वीं सदी की शुरुआत, विज्ञान और कल्पना का मिलन। 20वीं सदी आते आते स्थिति बदलने लगी। विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, हवाई जहाज बने, रडार विकसित हुए और इंसान ने पहली बार आसमान को केवल देखने के बजाय समझने की कोशिश शुरू की। इसी दौर में एलियंस की चर्चा ने एक नया मोड़ लिया। 1947 की रोसवेल घटना को अक्सर आधुनिक एलियन चर्चा की शुरुआत माना जाता है। इस घटना के बाद पहली बार बड़ी संख्या में लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि आसमान में दिखने वाली अजीब चीजें केवल प्राकृतिक या मानवीय नहीं हो सकती। अखबारों, रेडियो और बाद में टेलीविजन ने इन चर्चाओं को आम जनता तक पहुंचा दिया। यह वही समय था जब यूएफओ शब्द लोकप्रिय हुआ। अब सवाल आस्था या कल्पना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक चर्चा और बहस का हिस्सा बन गया। शीत युद्ध का दौर, डर और रहस्य। 20वीं सदी के मध्य में दुनिया राजनीतिक तनाव से गुजर रही थी। नए हथियार, गुप्त सैन्य परियोजनाएं और तेजी से विकसित होती तकनीक, इन सब ने यूएफओ रिपोर्ट्स को और बढ़ा दिया। कई बार जो चीजें गुप्त सैन्य परीक्षण थीं, वे आम लोगों को अजीब और अनजानी लगी। इस दौर में एलियंस की चर्चा डर के साथ जुड़ गई। लोग सोचने लगे कि अगर ये वस्तुएं इंसानी नहीं हैं, तो फिर ये किसकी हैं? लेकिन स्पष्ट जवाब कहीं नहीं मिलते थे। यही अनिश्चितता एलियंस के विचार को और मजबूत करती गई। एलियंस की चर्चा का इतिहास यह दिखाता है कि इंसान का दृष्टिकोण समय के साथ बदलता रहा है। जो कभी कहानी थी, वह बाद में रहस्य बनी और आज वह शोध का विषय है। हर युग ने अपने ज्ञान और सीमाओं के अनुसार आकाश को समझने की कोशिश की है। यह अध्याय किसी निश्चित बिंदु पर नहीं रुकता, क्योंकि एलियंस की चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो भविष्य में भी नए रूप लेती रहेगी। शायद आने वाले समय में यह सवाल फिर बदलेगा और फिर से इंसान आसमान की ओर देखकर वही पुराना लेकिन हमेशा नया सवाल पूछेगा, यह सब कब शुरू हुआ और क्या यह कभी खत्म होगा? अध्याय 6, एलियंस की खोज क्यों की जा रही है? एलियंस की खोज का प्रश्न जितना रोमांचक लगता है, उतना ही गहरा और गंभीर भी है। यह केवल यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि कहीं और कोई जीव मौजूद है या नहीं, बल्कि यह सवाल मानव अस्तित्व, विज्ञान की सीमाओं और भविष्य की दिशा से सीधे जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष एजेंसियां अरबों रुपए और वर्षों का समय इस खोज में क्यों लगाती हैं? इसका उत्तर किसी एक कारण में नहीं, बल्कि कई परतों में छिपा है। सबसे पहला और मूल कारण है मानव जिज्ञासा। इंसान स्वभाव से ही प्रश्न पूछने वाला प्राणी है। जब उसने पृथ्वी को समझ लिया, तब उसकी निगाहें आकाश की ओर उठीं। अनगिनत तारे, विशाल आकाश गंगाएं और अनंत विस्तार यह सवाल पैदा करता है कि क्या यह सब केवल देखने के लिए है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। एलियंस की खोज इसी जिज्ञासा का स्वाभाविक विस्तार है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जीवन की समझ। अंतरिक्ष एजेंसियां एलियंस की खोज इसलिए नहीं करती कि वे किसी प्राणी से संपर्क करना चाहती हैं, बल्कि इसलिए कि वे यह समझना चाहती हैं कि जीवन कैसे उत्पन्न होता है।
अगर पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन मौजूद है तो इसका अर्थ होगा कि जीवन ब्रह्मांड में एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई दुर्लभ दुर्घटना नहीं। इससे जीवन की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों को नई दिशा मिल सकती है। तीसरा कारण है पृथ्वी की विशिष्टता पर प्रश्न। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। लेकिन जैसे जैसे नए ग्रहों की खोज हुई, यह धारणा कमजोर पड़ने लगी। अगर एलियंस या किसी भी रूप में बाहरी जीवन मिलता है तो यह साबित करेगा कि पृथ्वी अनोखी तो है, लेकिन अकेली नहीं। यह सोच मानव अहंकार को चुनौती देती है और ब्रह्मांड में हमारी स्थिति को नए सिरे से परिभाषित करती है। चौथा कारण है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। एलियंस की खोज के दौरान विकसित की गई तकनीकें केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहती। बेहतर टेलीस्कोप, उन्नत सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण की नई विधियां, ये सभी पृथ्वी पर भी उपयोगी सिद्ध होती हैं। इस प्रकार एलियंस की खोज अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देती है। पांचवा कारण है भविष्य की सुरक्षा और योजना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि ब्रह्मांड में अन्य सभ्यताएं मौजूद हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे कितनी उन्नत हैं और उनका स्वभाव कैसा हो सकता है। यह विचार डर से नहीं, बल्कि सतर्कता से जुड़ा है। जैसे इंसान पृथ्वी पर नए वातावरण को समझने की कोशिश करता है, वैसे ही वह अंतरिक्ष में संभावित परिस्थितियों को भी जानना चाहता है। छठा कारण है पृथ्वी के बाहर रहने की संभावना। जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय संकट ने मानव जाति को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या भविष्य में पृथ्वी के अलावा भी रहने योग्य स्थान खोजने होंगे। एलियंस की खोज से जुड़ा शोध यह समझने में मदद करता है कि कौन से ग्रह या चंद्रमा जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। भले ही वहां एलियंस न हो, लेकिन वह ज्ञान मानव भविष्य के लिए उपयोगी हो सकता है। अंततः एलियंस की खोज इसलिए की जा रही है क्योंकि यह इंसान को उसकी सीमाओं से बाहर देखने के लिए मजबूर करती है। यह खोज हमें यह सोचने पर विवश करती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और ब्रह्मांड में हमारी क्या भूमिका है। यह लेख किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, क्योंकि एलियंस की खोज खुद एक चलती हुई प्रक्रिया है। शायद भविष्य में इसका उत्तर मिले, या शायद यही खोज मानव सभ्यता की सबसे बड़ी यात्रा बनकर रह जाए। एलियंस का सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और रहस्यमय है। यह सिर्फ यह जानने की जिज्ञासा नहीं है कि कहीं और जीवन है या नहीं, बल्कि यह सवाल हमारी सोच, हमारी सीमाओं और हमारे अस्तित्व को चुनौती देता है। ब्रह्मांड की विशालता के सामने इंसान बहुत छोटा महसूस करता है, और शायद यही एहसास उसे बार बार आसमान की ओर देखने पर मजबूर करता है। हमने विज्ञान, इतिहास, कल्पना और शोध हर दृष्टिकोण से एलियंस को समझने की कोशिश की। कहीं संकेत मिले, कहीं सिर्फ सन्नाटा। कहीं उम्मीद जगी तो कहीं सवाल और गहरे हो गए। लेकिन हर खोज ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। जितना हम जानते हैं, उससे कहीं अधिक अब भी अनजान है। शायद एलियंस कहीं दूर मौजूद हों, या शायद यह खोज हमें खुद को बेहतर समझने का एक माध्यम हो। संभव है कि जवाब हमारे जीवन काल में न मिले, लेकिन सवाल पूछते रहना ही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है। जब भी आप अगली बार रात के आसमान को देखें, तो सिर्फ तारों को न देखें, उनके पीछे छिपे अनकहे सवालों को भी महसूस करें। क्योंकि कभी कभी खोज का असली अर्थ मंजिल में नहीं, बल्कि उस यात्रा में होता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में ब्रह्मांड में अकेले हैं।